हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता की इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 121 से 130 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 121 है, द एक्वाडक्ट आर सुपर पैसेज टाइप ऑफ वर्क्स आर जनरली यूज्ड व्हेन। सबसे पहले तो जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के ऊपर है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप ज़रूर देखिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक्वाडक्ट जो होता है हमारा, मैंने बताया था कि जो हमारा कैनाल बेड लेवल है, जब वो लेवल हमारा हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज सिस्टम जो होगा वो हमारा नेचुरल रिवर्स हो सकती हैं। जब उसके हाई फ्लड लेवल से कैनाल बेड लेवल हमारा ज़्यादा होगा, एज वेल एज जो हमारा हाई फ्लड ड्रेनेज है यानी डिस्चार्ज है रिवर्स का, वो बहुत होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। और यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी यूज की है, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है हमारा कि जो डिस्चार्ज है वो हमारा इंटरमिटेंट है, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा फ्लड का जो मैग्नीट्यूड यानी रिवर्स में जो भी फ्लो हो रहा है वो हमारा सफिशिएंटली लार्ज क्वांटम का होना चाहिए, और इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। उन केसेस में ही हमारा एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करना एडिक्वेट रहता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे मैंने सुपर पैसेज भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या है, जो स्ट्रीम है यानी रिवर्स है, ठीक है, उसका जो हमारा ड्रेन का जो बेड लेवल है ये हमारा कैनाल के फ्री सरफेस लेवल से सफिशिएंटली क्लियर डिस्टेंस पर रहता है, जिसे हम वर्टिकल क्लियरेंस भी बोल सकते हैं। बट उस केस में भी हमारा जो डिस्चार्ज होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस और सफिशिएंट क्वांटम का होना चाहिए, तभी ये दोनों ड्रेनेज वर्क्स हमारे प्रोवाइड करना एडिक्वेट होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं हमारा एन एग्रेडिंग रिवर इज अ, तो जो हमारी एग्रेडिंग रिवर्स होती हैं ये हमारी सिल्टिंग रिवर्स कहलाती हैं। अब सिल्टिंग रिवर्स क्या होंगी हमारी, ये वो रिवर्स होंगी जिसमें हमारा हैवी सेडिमेंट लोड्स होगा, और जब सेडिमेंट लोड हमारा हैवी होगा तो देयर आर चांसेस, क्योंकि जो भी हमारी रिवर है उसकी स्टेबिलिटी के लिए एक सर्टेन सेडिमेंट लोड चाहिए। एक्सेसिव सेडिमेंट्स जो होंगे वो हमारे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर जाते हैं रिवर में एट अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज, एंड ऐसी रिवर्स जो हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी सिल्टिंग होगी रिवर्स में, उन्हें हम अग्रेडिंग रिवर्स बोलेंगे। और भी रीजंस हो सकते हैं इसके, कि सपोज अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन का, वो ऑब्स्ट्रक्शन हमारे किस फॉर्म में हो सकते हैं, अगर आपने कोई डैम या वियर कंस्ट्रक्ट किया होगा रिवर में तो हमारा जो अप्रोच वेलोसिटी है वो रिड्यूस होगी, तो जो भी हमारे सस्पेंडेड लोड्स हैं रिवर में वो हमारे सिल्टिंग की स्टार्ट हो जाती है। या हमारा तीसरा रीजन हो सकता है कि देयर इज अ सडन इंट्रूजन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम अ ट्रिब्यूटरी। मीन्स कोई भी रिवर है और उसमें हम ट्रिब्यूटरी से एक ऐसी रिवर को मिक्स कर दे रहे हैं जिसमें हमारे हैवी सेडिमेंट लोड्स हैं, तो हमारी जो एक्चुअल रिवर है उसमें हमारी सिल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जनरली ये देखा गया है कि जो हमारी ग्रेडिंग या सिल्टिंग रिवर्स होती हैं दे हैव स्ट्रेट एंड वाइड अप्रोच। ठीक है, तो अगर हम उसके बेड स्लोप की बात करें तो ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, दिस वाज द ओरिजिनल बेड स्लोप, जब हमारा एग्जिस्टिंग सेडिमेंट लोड्स के साथ हमारा जो रिवर थी वो स्टेबल थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा सेडिमेंट लोड बढ़ा या हमने कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया तो हमारा एक सिल्टिंग के बाद जो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम बेड प्रोफाइल होगा वो यहाँ पर रेड से दिखाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो बेड स्लोप है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा एग्रेडिंग रिवर्स में। और बेड स्लोप का इंक्रीज होने का मतलब है दिस फेनोमेना इज नोन एज बिल्डिंग अप ऑफ स्लोप। अगर आपसे पूछता है कि हमारा किस टाइप की रिवर में हमारा जो स्लोप होगा वो बिल्डअप होगा, वो हमारी कहलाएंगी एग्रेडिंग रिवर्स। दूसरी कैटेगरी की हमारी रिवर्स होंगी
डिग्रेडिंग रिवर्स, ये रिवर्स जस्ट अपोजिट बिहेवियर की होंगी एग्रेडिंग रिवर्स की, और इन्हें हम स्काउरिंग रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो रिवर बेड है इसमें हमारा कॉन्टिन्यूसली स्काउर होता रहेगा, और हमारा जो ओरिजिनल बेड लेवल था उससे हमारा माइल्ड हो जाएगा हमारा बेड स्लोप। एंड थर्ड कैटेगरी की रिवर्स है हमारी स्टेबल रिवर्स। स्टेबल रिवर्स वो रिवर्स हैं जहां पर हमारी नो नॉर सिल्टिंग नाइदर स्काउरिंग। ठीक है, तो ऐसी रिवर्स हमारी कहलाती हैं स्टेबल रिवर्स। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें टॉर्चुओसिटी ऑफ मेंडरिंग रिवर इज द रेशियो ऑफ, जो मेंडरिंग रिवर है यहाँ पर अभी मैं फर्दर एलैबोरेट करूंगा कि मेंडरिंग रिवर हमारी कैसे फॉर्म होती है। तो हमारे जो ये शेप्स हैं दीज आर कॉल्ड मींडर्स। अगर मैं यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे दीज आर द मींडर्स, जो हमारा रिवर का एक्चुअल पाथ ऑफ फ्लो है, जो कर्व्ड पाथ दिख रहा है, तो ये आपका कहलाएगा एक सिंगल मींडर। जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है ये एक सिंगल मींडर कहलाएगा, जिसमें हमारे क्लॉकवाइज लूप होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज लूप होगा। मीन इसका जो शेप होगा एक मींडर का, इट रिप्रेजेंट्स अ एस कर्व। ठीक है, हमारे अगर हम इसके कुछ मींडर पैरामीटर्स की बात करें तो जो यहां पर मैंने दिखाया हुआ है दीज आर कॉल्ड मींडर पैरामीटर्स। ठीक है, ये हमारा टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हमारी मींडरिंग रिवर को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो यहां से दूरी है ये हमारा टेंजेंशियल पॉइंट है और ये हमारा टेंजेंशियल पॉइंट है। अगर इन दोनों टेंजेंशियल पॉइंट्स को हम जोड़ दें तो दिस इज कॉल्ड मींडरिंग लेंथ, इसे हम ml से लिखते हैं। एंड दिस सेम हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर एज मींडरिंग लेंथ। और इस एक्सट्रीम आउटर एज से इस एक्सट्रीम इनर एज से जो दूरी है हमारी, दिस इज कॉल्ड मींडर बेल्ट, जो कि यहां पर MB से दिखाया है। ये हमारा जो आउटर इनर मोस्ट पॉइंट है और ये हमारा आउटर मोस्ट पॉइंट है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी मींडर विड्थ है रिवर की। एंड ये हमारी जो ओरिजिनल विड्थ है रिवर की वो ये विड्थ है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल विड्थ, जिसे हम W से लिख लेते हैं। और इसके अलोंग हमारा रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो ml है दिस ml इज कॉल्ड एक्सियल लेंथ ऑफ वन मींडर। और जो हमारा एक्चुअल पाथ है रिवर फ्लो का अलोंग द एक्चुअल विड्थ ऑफ रिवर वो ये है। और इसके अलोंग मींस इसके अलोंग अगर आप लेंथ मेजर करोगे तो दिस इज नोन एज आर्कुअल लेंथ ऑफ रिवर। आर्कुअल लेंथ का मतलब है अलोंग द एक्चुअल फ्लो लेंथ, मींस एक्चुअल कर्व्ड पाथ के अलोंग जब आप लेंथ मेजर करोगे रिवर की तो वो हमारी आर्कुअल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, फिर एक टर्म और होता है दैट इज कॉल्ड मींडर रेशियो। मींडर रेशियो इज डिफाइंड एज मींडर विड्थ अपॉन मींडर लेंथ। ठीक है, उसके बाद एक और पैरामीटर है विच इज आल्सो अ मींडर पैरामीटर विच इज कॉल्ड टॉर्चुसिटी ऑफ मींडरिंग रिवर्स, विच इज अगर इस आर्कुअल लेंथ को L मान लें तो टॉर्चुसिटी इज डिफाइंड एज लेंथ, जो कि हमारा एक्चुअल पाथ ऑफ फ्लो है रिवर का, डिवाइडेड बाई जो हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो लूप्स हैं। एक हमारा ये आप इसे कह सकते हो क्लॉकवाइज लूप, ये आप कह सकते हो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज लूप एंड दिस इज अ क्लॉकवाइज लूप। तो जो हमारे एक्सट्रीम एजेस हैं टेंजेंशियल पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है उससे अगर आप डिवाइड करोगे विच इज मींडरिंग लेंथ, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड टॉर्चुसिटी। और आप देखोगे कि जो हमारा लेंथ है दिस एक्चुअल कर्व्ड पाथ की जो लेंथ है वो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन मींडरिंग लेंथ होगी। तो होगा क्या, तो टॉर्चुसिटी की वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो टॉर्चुसिटी ऑफ मींडरिंग रिवर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कर्व्ड लेंथ, जिसके अलोंग हमारा एक्चुअल फ्लो हो रहा है रिवर में, डिवाइडेड बाय द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ ऑफ द रिवर रीच, विच इज कॉल्ड मींडरिंग लेंथ ऑफ वन मींडर। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर मैंने एक
मेंडरिंग रिवर दिखाई हुई है जिसमें कई सारे मेंडर्स दिख रहे हैं आपको। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा मेंडर का पैटर्न है वो हमारा किस डिस्चार्ज से डेवलप होता है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज की बात करें अगर, तो जो हमारा डोमिनेंट डिस्चार्ज है ये वो डिस्चार्ज होगा जो नेचुरल रिवर्स के लिए, फॉर नेचुरल रिवर्स जो कि फ्लड प्लेन्स में होंगी हमारी, वो डिस्चार्ज जो ये डिटरमाइन करता है कि हमारी उस पर्टिकुलर रिवर की जो मेंडरिंग लेंथ और मेंडरिंग बेल्ट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वो डिस्चार्ज हमारा कहलाता है डोमिनेंट डिस्चार्ज। तो जो डोमिनेंट डिस्चार्ज अगर इसको मान लें कि दिस इज क्यू डी, वो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज के इक्वल नहीं होता है, और जो हमारी मेंडरिंग हो रही है वो हमारी क्यू डी से गवर्नड है। तो हमारा जो डोमिनेंट डिस्चार्ज है वो गवर्न्स दी मेंडरिंग पैटर्न। ऐसा क्यों होता है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब हमारा मैक्सिमम फ्लड होगा यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा तो जो हमारा रिवर है उसका जो मेन फ्लो होगा वो हमारा स्विंग कर जाता है, स्विंग्स अवे फ्रॉम दी बेंड्स, और उसकी वजह से इरोजन हमारा जो बैंक्स में इरोजन हो रहा है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल मेंडरिंग पैटर्न है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज पे हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा मेंडर पैटर्न है दैट इज गवर्न्ड बाई कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज साइकिल। जो भी हमारा डिस्चार्ज साइकिल है ड्यूरिंग दी फ्लड सीजन, जब भी हमारा पर्टिकुलर फ्लड सीजन होगा उस दौरान हमारा जो डिस्चार्ज का वेरिएशन है जो कि हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं है, जिससे हमारा मेंडरिंग पैटर्न गवर्न होगा, वो हमारा कहलाएगा डोमिनेंट डिस्चार्ज, और वही हमारा गवर्न करेगा कि हमारा मेंडरिंग प्रोफाइल कैसी रहेगी, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो जनरली ये देखा गया है कि जो हमारा डोमिनेंट डिस्चार्ज है इट वेरीज फ्रॉम 1/2 to 2/3 ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज। और जनरली हम अपनी जब डिज़ाइन कंसिडरेशंस में डिज़ाइनिंग करते हैं ट्रैक्शन वर्क्स या रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के लिए, तो क्यू डी इज टेकन एज 9/16 ऑफ क्यू मैक्स। इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसी डिस्चार्ज के बेसिस पर आप मेंडरिंग लेंथ निकाल सकते हो रिवर की। ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर जो रिवर्स इन प्लेन फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स हैं वहां पर हमारा ये एप्लीकेबल है। तो जो हमारा मेंडर पैटर्न है दैट इज गवर्न्ड बाय डोमिनेंट डिस्चार्ज। ये हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर यही सेम चीज मैंने एक्सप्लेन की है कि जो हमारा मेंडर है ये हमारा फॉर्म होता है जब हमारा मूविंग वाटर इन रिवर इरोड्स द आउटर बैंक। ठीक है, जनरली दिस इज कॉनकेव बैंक्स, और हमारी इट वाइडेंस इट्स वैली। अभी मैं फर्दर इसको एलैबोरेट कर दूंगा। एंड द रिजल्ट इज अ स्नेकिंग पैटर्न, जिसे मेंडरिंग पैटर्न बोल रहे हैं, जिसमें हमारा एस शेप्ड कर्व बन रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मेन कॉज है मेंडरिंग का वो क्यों होता है। तो यहाँ पर मैंने एक रिवर दिखाई हुई है, यहाँ पर जो आपको लाइट ब्लू में दिख रही है दिस इज ओरिजिनल पाथ ऑफ रिवर। ठीक है, और ये जो ब्राउन शेड दिख रहा है ये आपकी एज ऑफ रिवर वैली है, और ये जो ओरिजिनल कोर्स ऑफ रिवर है वो हमारा ऐसा कुछ था। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो मेंडरिंग रिवर है उसका प्रोफाइल ये रेड में जो आपका डार्क ब्लू में दिख रही है ये हमारी एक्चुअल प्रोफाइल है। तो आप देख रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी रिवर्स हैं वो हमारी डाउन स्ट्रीम में शिफ्ट हो गई। ये अगर हम मान ले रिवर का अप स्ट्रीम था तो ये डाउन स्ट्रीम था, तो रिवर हमारी आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल पाथ था, ये हमारी शिफ्ट होकर रिवर डाउन स्ट्रीम की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो जो हमारा मेंडर है दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बेंड्स ऑफ रिवर्स ऑर्डर एस कर्व्स, जिसकी वजह से जो हमारी रिवर है इट डेविएट्स फ्रॉम एक्सियल पाथ और हमारा रिवर में कर्वेचर इज डेवलप्ड। अब ये हो क्यों रहा है इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूं आपके साथ कि पहले जो हमारी थ्योरी थी
वो ये कहती थी कि हमारा जो मेंडरिंग पैटर्न है वो हमारा जो रिवर्स का बेड स्लोप है जब वो एक्सेसिव होता है तो एक्सेसिव एनर्जी डेसिपेट करने के लिए जो रिवर है वो अपनी अप्रोच लेंथ को बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से ये पैटर्न बनता है। बट अभी ये थ्योरी हमारी इनकरेक्ट हो गई है एंड दिस थ्योरी इज नॉट अप्रोप्रिएट। अभी जो थ्योरी हमारी एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन कि जो हमारी रिवर्स हैं जो हमारी एक्सेसिव सेडिमेंट्स कैरी कर रही हैं फ्लड्स के दौरान, वो हमारे एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेट करते हैं। अब एक्स्ट्रा टर्बुलेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज, तो जब हमारा हैवी सेडिमेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो होगा क्या, एक सर्टेन सिल्ट चार्ज के करस्पॉन्डिंग हमारा रिवर जो होती है वो स्टेबल होती है, जो उसका बेड स्लोप होगा वो स्टेबल होगा। बट अब जब हमारे हैवी सेडिमेंट्स आ रहे हैं रिवर में, एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा टर्बुलेंस होगा और इट विल रिजल्ट इनटू एग्रेडेशन। जो हमारे सेडिमेंट्स होंगे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर जाएंगे एंड इट विल बिहेव एज अ एग्रेडिंग रिवर। जब हमारा सिल्ट डिपोजिशन होगा तो हमारा जो रिवर का स्लोप है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब जब रिवर का स्लोप बढ़ेगा तो रिवर की जो विड्थ है वो हमारी बढ़ेगी, इट विल इंक्रीज, बिकॉज रिवर स्लोप बढ़ने से हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो हमारा रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो डिस्चार्ज है वो हमारा कांस्टेंट रखना है हमको, तो हमारा जो विड्थ है वो हमारी इंक्रीज करेगी। अब विड्थ जब इंक्रीज करेगी तो जनरली जो फ्लो होगा वो इस तरह होगा कि हमारा जो एक बैंक है, वन बैंक इज अटैक्ड मोर, और दूसरे साइड का बैंक है वो हमारा लेस अटैक होगा उस पर, एंड जिसकी वजह से हमारा जो देयर विल बी स्लाइट डेविएशन फ्रॉम एक्सियल पाथ, जो उसका ओरिजिनल एक्सियल पाथ था उससे स्लाइट डेविएशन होगा फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सियल पाथ। और ये फिनोमेना कंटिन्यू जब करता रहेगा हमारा टर्बुलेंस की वजह से, हमारी देयर विल बी सिल्टिंग एंड स्कोरिंग फिनोमेना ऑन दीज पोर्शंस। तो अगर हम इस पोर्शन की बात करें जो लाइट ब्लू वाला है, तो इस वाले पोर्शन में ऑन दिस पोर्शन जब रिवर फ्लो करेगा तो इट विल कॉज स्कोरिंग ऑन द आउटर एज, जिसे हम कॉनकेव या आउटर एज भी बोल रहे हैं। और जो अंदर साइड वाला फिनोमेना है ये वाला रिवर का, यहाँ पर हमारी सिल्टिंग होगी और ये दोनों फिनोमेना हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो जब हमारी स्कोरिंग होगी तो इसकी टेंडेंसी रहेगी रिवर की इधर की तरफ मूव करने की। तो धीरे धीरे हमारा जो चैनल का एक्सियल पाथ है वो हमारा कर्व्ड पाथ में कन्वर्ट होके हमारी रिवर शिफ्ट हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की तरफ। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द मेंडरिंग प्रोसेस। तो जो हमारा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये कहती है कि हमारा जो मेन कॉज है मेंडरिंग का वो ऑप्शन सी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मेंडरिंग रिवर की जो टॉर्चुओसिटी है वो हमारी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ये मैंने अभी पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कर्व्ड लेंथ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय द मेंडरिंग लेंथ विच इज ग्रेटर देन 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे बेंड्स सक्सेसिव बेंड्स बनते हैं मेंडरिंग रिवर में, तो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो बेंड्स का कर्वेचर है वो इतना शार्प हो जाएगा जिन्हें हम एक्सेसिव मेंडरिंग रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस फेनोमेना को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा रिवर क्या करेगी, एक नेचुरल चैनल फॉर्म करेगी विच इज कॉल्ड कट ऑफ चैनल। इसको हम कट ऑफ चैनल बोलेंगे। तो अगर ये हमारी ओरिजिनल लेंथ ऑफ रिवर थी जो मेंडरिंग होने के बाद फॉर्म हुई और एक्सेसिव कर्वेचर होने की वजह से हमारा फ्लो की जो टेंडेंसी होगी रिवर की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको ये वाला पाथ फॉलो करेगी विच इज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ, जिसे आप कहोगे कॉर्ड कैनल। इस कट ऑफ चैनल को आप कॉर्ड चैनल भी कह सकते हैं। और जो रेशियो है हमारा ओरिजिनल कर्व्ड पाथ का डिवाइडेड बाय दी
स्ट्रेट लेंथ ऑफ द चैनल, इसके रेशियो को हम कहेंगे कट ऑफ रेशियो। तो जो ये कट ऑफ है, इस चैनल को जो हम कट ऑफ कह रहे हैं, ये हमारा नेचुरल फिनोमेना है जो रिवर बैलेंस काउंटर बैलेंस कर रही है एक्सेसिव बेंड्स को अवॉइड करने के लिए। एंड ये टेंडेंसी ऐसा नहीं है कि हमारा 1 महीने या 2 महीने में, इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 1 year, इट मे टेक 5 to 6 years also or 10 years also for this phenomena to occur। हम कभी कभी जब हमारे हाई फ्लड्स आ जाते हैं तो उस केस में भी हम ये आर्टिफिशियली कट ऑफ क्रिएट कर देते हैं टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम एंड वाटर फ्लो विथ हाई वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कट ऑफ। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे जो ओरिजिनल मिंडरिंग से हमारी जो रिवर की लेंथ थी वो ग्रेटर थी, मींस बढ़ गई। मिंडरिंग की वजह से हमारा रिवर का पाथ जो हो रहा है, रिवर को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, और कट ऑफ की वजह से हमारा जो रिवर की लेंथ है हमारी वो रिड्यूस हो गई। पहले वो ACB पाथ के अलॉन्ग चलना था, अब ये AB पाथ के अलॉन्ग चल रही है, अलॉन्ग दी कट ऑफ चैनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिंडरिंग की वजह से हमारी जो रिवर लेंथ है वो इंक्रीज होती है, और कट ऑफ की वजह से हमारी रिवर लेंथ रिड्यूस होती है। और जो कट ऑफ का जो रेशियो है जनरली हमारा ये वेरी करता है 1.7 to 3 or more, 3 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ इज अचीव्ड बाई। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिवर ट्रेनिंग होता क्या है। तो रिवर ट्रेनिंग हमारा वो फेनोमेना है, वो प्रोसेस है जिसमें हम इंजीनियरिंग वर्क्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं ताकि हम अपनी रिवर फ्लो को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकें, सो दैट जो रिवर का बेड का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा स्टेबल रहे, और हमारी जो रिवर है एक सर्टेन अलाइनमेंट में वो फ्लो करती रहे विद सुटेबल वाटर वे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि रिवर ट्रेनिंग इंक्लूड्स ऑल सच मेजर्स आर टेकन फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग रिवर फ्लो एंड रिवर कॉन्फ़िगरेशन। A river can also be trained by diverting its flow into secondary channel or by executing artificial cutoffs on the main river as to cause reduction in flood level। तो river training करने के पर्पसेस बहुत हैं, तो उस पर्पस के बेसिस पर हमने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को कि कौन सा इंजीनियरिंग वर्क्स, कौन सा कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, क्या चीज़ हम कर रहे हैं रिवर में, उसके बेसिस पर हमने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जिसमें हमारा पहला जो है दैट इज हमारा हाई वाटर ट्रेनिंग वर्क्स, ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज। हाई वाटर का मतलब है कि जब हमारा रिवर्स में फ्लड्स आएंगे तो ड्यूरिंग द फ्लड सीजन हमें अपनी रिवर की बैंक्स को प्रोटेक्ट करना होगा, और हमारा जो मैक्सिमम फ्लड है वो सेफली पैसेज रिवर कैरी कर जाए। तो उसके लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि हमारी जो रिवर के बैंक्स हैं वो हमारे सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग हो कि हाई फ्लड आने के बावजूद भी हमारी रिवर सेफली वो जो डिस्चार्ज है वो कैरी कर सके। इसी वजह से उसको ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज बोलते हैं। तो आप अगर आप देखोगे तो ये रिवर का एक क्रॉस सेक्शन है, जिसमें जो ये कंस्ट्रक्शन है इसका एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है। ये हमारी रिवर है, फ्लो कर रही है, एंड दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड लेवाइज, जिसको आप मार्जिनल एम्बैकमेंट्स भी बोलेंगे। ये आपने देखा भी होगा, रिवर्स के अलोंग ये हमारे एम्बैकमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जब हमारा हाई फ्लड आएगा तो हमें इनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना होगा, सो दैट जो एडजेसेंट एरियाज हैं वो हमारे ओवर फ्लडेड ना हो, और हमारा जो रिवर जो है वो हमारा सेफली डिस्चार्ज कैरी कर सके ड्यूरिंग द फ्लड पीरियड। और इनको हम डाइक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क्स हमारे हाई वाटर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनको आप अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इनको हम तटबंध बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। सेकेंड हमारा कैटेगरी है लो वाटर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। लो वाटर जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो रिवर में डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कम हो जाता है ड्यूरिंग नॉन पीक सीजन्स। तो हमें नेविगेबल चैनल्स वो होते हैं जो चैनल्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से, जो शिप्स वगैरह होती हैं उससे हम सामान इधर से उधर कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से यूज करते हैं। तो वहां पर हमें एक सफिशिएंट डेप्थ चाहिए होता है पानी की, जिसके सो दैट ये इंश्योर कर सके हमारा शिप वगैरह मूव कर सकते हैं। तो ऐसे
इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स फॉर लो वाटर ट्रेनिंग। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपके आप यूज कर सकते हो? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट करो कि आपको डिस्चार्ज कांस्टेंट रखना है और द डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू वाई इंटू वेलोसिटी। तो सिंस जब आपका डेप्थ ऑफ जो फ्लो है वो आपका इंक्रीज करना है, क्योंकि आपका डेप्थ ऑफ फ्लो कम है रिवर में, तो इसको इंक्रीज करने के लिए और डिस्चार्ज आपको कांस्टेंट रखना है तो आपको विड्थ को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो विड्थ रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, जो हमारा रिवर है उसके क्रॉस सेक्शन में आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स, दे मे बी ऑफ स्टोन और सम अदर मटेरियल, आपने ये हमारा रिवर का बैंक है, आपने रिवर के डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर आपने ये स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिवर की सर्टेन विड्थ थी, सपोज अगर ये विड्थ ओरिजिनल विड्थ थी तो आपने क्या किया, रिवर के आपने ये सिर्फ अब एक्चुअल विड्थ हमारी ये ओरिजिनल विड्थ थी, अब ये हमारी जो है रिवर की एक्चुअल विड्थ है, तो एक्चुअल विड्थ जो हो गई वो हमारी ओरिजिनल विड्थ हो गई। तो अब होगा क्या, हमारी जो रिवर डेप्थ है ये हमारा कई सारे उसमें लगाते हैं, आपको दूसरा यहां पर दिख रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ग्रेऑन्स, और इसको आप स्पर्स भी बोलते हो। और इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दी विड्थ ऑफ चैनल, कॉन्ट्रैक्टिंग विड्थ ऑफ चैनल, जिसमें आप अपने एक्चुअल विड्थ ऑफ चैनल को रिड्यूस कर रहे हो बाई कंस्ट्रक्टिंग दिस ग्रेऑन्स और स्पर्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैंडलिंग। टेक्निकल टर्म्स है, इन इरिगेशन इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि लो वाटर ट्रेनिंग वर्क्स के लिए आप ग्रेऑन्स एंड बैंडलिंग अडॉप्ट करते हो। डाइक्स जो है दीज आर मार्जिनल एम्बैंकमेंट्स जो हमारे हाई वाटर ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज के लिए आप कंस्ट्रक्ट करते हो। तो ग्रेऑन्स एंड बैंडलिंग आप रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ के लिए करते हो। और हमारा थर्ड कैटेगरी है वो मैं फर्दर डिस्कस कर लूंगा। और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में हमारे कौन कौन से सिस्टम आते हैं, गाइड बैंक सिस्टम, ग्रेऑन्स आर स्पर्स, लेवाइज आर एम्बैंकमेंट्स, बैंक प्रोटेक्शन, बैंक्स, पिस्ड आइलैंड्स, मिसलेनियस मेथड्स में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स विदाउट एम्बैंकमेंट एंड बैंडलिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन पर्पस ऑफ मीन वाटर ट्रेनिंग। तो जो हमारा थर्ड कैटेगरी का जो मैंने डिस्क्राइब ऊपर नहीं किया था वो आता है हमारा जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है वो कहलाते हैं हमारे मीन वाटर ट्रेनिंग वर्क्स, जिनको हम कहते हैं ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें अपने रिवर चैनल में जो भी सस्पेंडेड और बेड लोड आ रहा है उसको एफिशिएंटली डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करते हैं, तो ताकि जो हमारा चैनल का जो शेप है वो हमारा प्रिजर्व रहे। तो ऐसे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को हम मीन वाटर ट्रेनिंग वर्क्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो मीन वाटर है ये हमारा मिंडरिंग रिवर्स में जनरली जो हमारा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो डोमिनेंट डिस्चार्ज के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, और मीन वाटर ट्रेनिंग वर्क्स के हमारा बेसिस बनाता है कि हमें जो लो वाटर ट्रेनिंग या हाई वाटर ट्रेनिंग वर्क्स कौन कौन से कैसे अडॉप्ट करने हैं। तो इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर अदर टू रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे डिफरेंट रिवर ट्रेनिंग्स हमने यूज किए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा बेंड है, यहाँ पर आपने स्पर्स और ग्रेऑन्स कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, और ये हमारी लेवाइज हैं जो हमारे अर्दन एम्बैंकमेंट्स हैं और उनका स्टोन पिचिंग से हमारा प्रोटेक्शन है। जिस तरह हमारे रिवर्स में दीज स्ट्रक्चर्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर लॉन्चिंग एप्रन की विड्थ पूछ रहा है। अगर हमारी जो कैपिटल डी है ये स्कॉर डेप्थ है बिलो द ओरिजिनल बेड लेवल, और ES 94 एग्जाम में पूछा भी गया, तो इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टेट के एंड ESE गेट एग्जाम्स में। तो मैं यहाँ पे एलैबोरेट कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि लॉन्चिंग एप्रन हमारा होता क्या है। मैं डायग्रामेटिकली अगर यहाँ पर देखूँ, ये हमारा एक एम्बैंकमेंट है जो कि अभी मैंने बताया कि इट इज कॉल्ड लेवाई या हमारा मार्जिनल एम्बैंकमेंट्स जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो रिवर के बैंक्स में। तो होगा क्या, आपको रिवर बैंक जो आपका स्लोप टुवर्ड्स रिवर है
उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोन पिचिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो हमारा इरोड हो जाएगा। दिस इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ स्टोन पिचिंग। बट अगर ये हमारा टो है एम्बैंकमेंट का, बट अगर सिर्फ आप यहां तक पिचिंग करोगे तो होगा क्या, हमारा ये स्टेबल नहीं रहेगा एंड अंडर द एक्शन ऑफ टर्बुलेंस ऑफ वाटर ये हमारा डैमेज हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी इन स्टेबल पोजीशन। तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें रिवर का जो ओरिजिनल बेड है उस पर सर्टेन विड्थ और सर्टेन थिकनेस का पिचिंग करनी होती है। उस पोर्शन को हम बोलते हैं लॉन्चिंग अप्रेन, ठीक है। और जो हमारी थिकनेस है यहां पर स्लोप की, ये मैं आपको बता देता हूं, इट इज टेकन एज 0.06 क्यू की पावर 1/3। यहाँ पे जो क्यू है ये हमारा डिस्चार्ज क्यू मैक्स में है और जो थिकनेस है ये हमारी मीटर में आती है, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप थिकनेस प्रोवाइड करते हो। और जो आपका स्लोप रहता है वो 2:1 का रहता है। और थिकनेस जो सफिशिएंट विड्थ कैसे इसकी गवर्नड होती वो डिपेंड करता है कि हमारा उस रिवर के लिए हमारा स्काउर डेप्थ कितना है, ठीक है। तो स्काउर डेप्थ अगर मान लें ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से जो हमारा रिवर बेड का लेवल है, दिस इज रिवर बेड लेवल, वहां से स्काउरिंग हमारी डी डेप्थ तक हो सकती है, कैपिटल डी। तो अगर ये विड्थ हमारी नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज ये विड्थ हम सफिशिएंट विड्थ आपने प्रोवाइड की, तो जब हमारा स्काउरिंग होगी तो ये मिट्टी पूरी कट जाएगी यहाँ की, दिस विल इरोड। तो हमारा ये पोर्शन जो है आपका लॉन्चिंग अप्रेन ये सबसाइड करके ये शेप ले लेगा, जिसका जो स्लोप है वो हमारा 2:1 ही रहेगा और जिसकी थिकनेस हम जो रखते हैं वो 1.25 टाइम्स दी टी रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर स्काउरिंग होने की टेंडेंसी, तो ओरिजिनल जो ऊपर हमारी थिकनेस थी उसकी 25% ज्यादा पोजीशन में रखते हैं। एंड इस पोजीशन को बोलते हैं लॉन्च्ड पोजीशन ऑफ अप्रेन। लॉन्च्ड पोजीशन ऑफ अप्रेन का मतलब ये है कि जब हमारी स्काउरिंग होकर यहाँ की मिट्टी रिमूव हो जाएगी ड्यू टू अंडरमाइनिंग ऑफ वाटर, तो हमारा जो ये अप्रेन है, जो हमारा यहाँ पर स्टोन पिचिंग आपने प्रोवाइड की है रिवर बेड लेवल पे, वो सबसाइड करके ये स्लोप ले लेगी। तो थ्योरेटिकल एनालिसिस के पर्पज से हम उसकी 1.25 थिकनेस हम 25% ज्यादा रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारी एडीज वगैरह वर्टिसेस वगैरह फॉर्म होंगे इन द स्काउर डेप्थ पोर्शन। एंड स्काउर डेप्थ जो हमारी निकाली जाएगी वो बेस्ड ऑन लेसिस थ्योरी निकालते हैं हम। और यहाँ कैनाल के रिवर बेड के लेवल से हमारी जो हाई फ्लड लेवल है जो हमारा रिवर में फ्लो कर रहा है उसकी डेप्थ स्मॉल वाई हमने मानी। तो डी की अगर आप वैल्यू लिखोगे तो इट इज गिवन बाई XR माइनस वाई बिलो द कैनाल या रिवर बेड लेवल। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है इट इज अ फंक्शन ऑफ कि हमारी अप्रोच कैसी है, जो हमने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोवाइड किए हैं। तो जो हमारे ट्रांजिशंस हैं फ्रॉम नोजेस टू स्ट्रेट पोर्शन ऑफ गाइड बैंड, उसके लिए हमारी x की वैल्यू आपकी 1.5 होती है। अगर हमारा स्ट्रेट अप्रोच है सिर्फ, वहां पर हम इसकी वैल्यू 1.25 लेते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा गाइड बंड्स की जो अप्रोच है वो कैसी है। ट्रांजिशंस में आप 1.5 लोगे, स्ट्रेट अप्रोच में 1.25 लोगे, नोज में आपकी वैल्यू अलग होगी। तो अगर हम इस ट्रांजिशंस की बात करें तो जो हमारी स्काउर डेप्थ है दैट इज टेकन एज 1.5 टाइम्स द R माइनस वाई। अब ये R क्या है, दिस इज लेसिस नॉर्मल स्काउर डेप्थ। तो लेसिस की जो नॉर्मल स्काउर डेप्थ है दैट इज गिवन बाई 0.473 Q बाई F की पावर 1/3। यहाँ पे Q जो हमारा Q मैक्स में है और हमारा जो सिल्ट फैक्टर है वो F है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपको डिस्चार्ज पता है और हमारी सॉइल का जो सिल्ट फैक्टर है, सिल्ट्स का F की वैल्यू पता है आपको, उसके बेसिस पे R निकाल लोगे और आपको हाई फ्लड लेवल पता है जिसके बेसिस पर आपका स्काउर डेप्थ निकल आएगा बिलो द रिवर बेड लेवल। एंड उसका 1.5 टाइम्स हम अपनी लॉन्चिंग अप्रेन की थिकनेस रखते हैं, विड्थ रखते हैं। दिस इज विड्थ ऑफ द लॉन्चिंग अप्रेन। अब इसकी थिकनेस 1.90 कैसे आई, यहाँ का हमने 2:1 स्लोप लिया था जो लॉन्च्ड पोजीशन थी अप्रेन की, और उसकी थिकनेस हमने 25% से ज्यादा ली। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्टोन था परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर अगर हम लें
और जिसकी लेंथ जो लें वो यूनिट ले लें, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्टोन आएगा, बिकॉज 2:1 स्लोप था, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, इंटू डी, स्काउर डेप्थ हमारी डी है, इंटू 1.25 टाइम्स द थिकनेस। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.8 TD आएगी कि हमारा जो लॉन्च्ड पोजीशन है उसमें हमारा इतना स्टोन लगेगा। बट ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन सेम वॉल्यूम होगी जो लॉन्चिंग अप्रन में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ली, तो ये वॉल्यूम को आपको इक्वेट करना है उस वॉल्यूम से। तो उसकी थिकनेस आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कैपिटल T मानी और विड्थ आपकी 1.2515D थी, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो T की वैल्यू 1.9 टाइम्स दी T। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है कि जो हमारी लॉन्च्ड अप्रन में जो थिकनेस है वो हमारी 90% थिकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू जो थिकनेस हम पिचिंग में यूज कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसमें हमारी आपको स्काउर डेप्थ निकालकर आपको लॉन्चिंग अप्रन की विड्थ निकालनी होती है, इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एलैबोरेट किया है, वेन एवर अ स्लोपिंग फेस इज प्रोटेक्टेड बाय स्टोन पिचिंग अगेंस्ट द स्काउर, द पिचिंग इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टो ऑन द बेड, मींस हॉरिजॉन्टल बेड में आपको स्टोन पिचिंग करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड लॉन्चिंग अप्रन। इफ नो सच प्रोटेक्शन, अगर ऐसा प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड नहीं करोगे स्कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए टो में, तो हमारी देयर विल बी अंडरमाइनिंग एंड देयर विल बी कोलैप्स ऑफ स्टोन पिचिंग। इन ऑर्डर टू एवुएट, मींस अवॉइड करने के लिए डेंजर टू द स्लोप, द पिचिंग इज एक्सटेंडेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रिवर बेड पोर्शन व्हिच फॉल्स डाउन इन द स्काउर्ड पोर्शन एज सून एज द स्काउर अकर्स, मींस जब स्काउर होगा तो ये पिचिंग जो है स्टोन की वो इस शेप में आ जाएगी और ये फर्दर हमारा एम्बैकमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। दिस इज यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह के फर्दर वीडियोस में बनाता रहूंगा। थैंक यू।